नमस्कार प्यारे बच्चों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों। आज का हमारा चैप्टर रहेगा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत से लिया गया है। पाठ नंबर 2। इससे पहले हम चैप्टर 1 को पढ़ चुके हैं। देखिए, कुछ साथी कहते हैं कि आप हमें वन लाइनर क्वेश्चन ही करवा दीजिए। तो यदि आपको परीक्षा में सफल होना है तो इन किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने इतना कर दिया कि इनके नोट्स मैं बना रहा हूँ, नोट्स बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अगर ये आप नोट्स पढ़ लोगे, इसकी पीडीएफ भी मैं जो एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सेंड कर रहा हूँ। आप अगर ये नोट्स पढ़ लोगे, ये वीडियो सुन लोगे, तो आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पाठ पढ़ने के बाद में आपका 15 या 20 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जिसमें ज्यादातर मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो वो पूरा पाठ उन प्रश्नों से भी क्लियर हो जाता है, लेकिन वो प्रश्न वही साथी हल कर पाएंगे, वही स्टूडेंट्स हल कर पाएंगे जो इस वीडियो को और इसकी पीडीएफ को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट देखो, इसको यहाँ आखेट है। आखेट यानी शिकार। जब आरंभिक मानव शिकार करता था और शिकार के साथ साथ वह खाद्य संग्रह भी करता था, जिसमें फल फूल है, दाने हैं, पौधों की पत्तियां हैं, अंडे हैं आदि ये संग्रह करता था। इसलिए उस मानव को क्या कहा गया है? आखेटक खाद्य संग्रह या आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया है। वहां से लेकर के और आज का जो मानव है, जैसे आज हम किस प्रकार भोजन का उत्पादन करते हैं, किस प्रकार अनाज का उत्पादन करते हैं, ये जो समय है, यानी आरंभिक मानव से आधुनिक मानव ने जो दूरी तय की है, उसके समय को हम इस पाठ में पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले इस पाठ का जो हम परिचय देखते हैं, इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस पाठ में हम पढ़ेंगे, देखो, आदि मानव या आरंभिक मानव। आदि मानव या आरंभिक मानव किसे कहते हैं और उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से आजकल हम क्यों पुकारते हैं, ये हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और आरंभिक मानव घूमते क्यों थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा क्यों करते थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रहेगा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमें इन आदि मानव या आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। रहने की जगह निर्धारित करना, उन्होंने अपने जो रहने की जगह है वो किस प्रकार निर्धारित की। सेल चित्र, सेल का मतलब है पत्थर, पत्थरों पर बने जो चित्र है वो हमें कहाँ से मिले हैं, सेल चित्र किसे कहते हैं, ये इसके बारे में हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। आग की खोज, आग की खोज कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल और उसका विभाजन, पूरा पाषाण काल और उसके कितने भागों में उसे विभाजित किया गया है, किस समय को कौन सा पाषाण काल कहा गया है, ये भी हम बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ में हम पढ़ेंगे। बदलती जलवायु, जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव हुआ, यह भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, सबसे पहले किसकी खेती की गई, कौन से पशु को सबसे पहले पालतू बनाया गया, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एक नवीन जीवन शैली जो आज हम जी रहे हैं, इस नवीन जीवन शैली की शुरुआत कहाँ से हुई। चलते फिरते खाद्य भंडार, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में भी हम जानेंगे। स्थायी जीवन की ओर, और उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू किया, स्थायी जीवन व्यतीत किया, ये भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ के अंदर जो व्यक्ति दफनाए गए हैं उनके साथ कौन सी वस्तुएं मिली है, क्यों मिली है, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये हमारे टॉपिक रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
देखिए सबसे पहले आरंभिक मानव। आरंभिक मानव को हम आदि मानव भी कह सकते हैं। आरंभिक मानव किसे कहते थे? तो देखिए वे मानव जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले, ये आपको याद रखना है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आरंभिक मानव कहलाते हैं। आरंभिक मानव किसे कहते हैं? वे मानव जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, उनको हम आरंभिक मानव कहते हैं। आखेट, आजकल हम उनको आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उनको आखेटक या आखेट शिकारी कहा गया है। आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा करते थे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। तो आरंभिक मानव जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे और जंगली जानवरों और फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करने के कारण हम इसको क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक भी कहते हैं। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। इसके 4 कारण हैं। 4 कारण कौन कौन से, क्यों घूमते थे? नंबर 1 है भोजन की तलाश में। वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। नंबर 2 भोजन नंबर 2 है जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब देखो जो जानवर है वो भी घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उनके पीछे पीछे ये शिकारी भी, ये आदि मानव या आरंभिक मानव भी उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इसलिए वो घूमते रहते थे। नेक्स्ट है पेड़ों और पौधों पर फल अलग अलग मौसम में आते थे। जो पेड़ पौधे हैं उन पर आपको पता है अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते हैं, इसलिए वो उन फलों को प्राप्त करने के लिए जो उस मौसम विशेष में होते हैं, जैसे मान लो गर्मियों में अगर फल होते हैं, पेड़ पौधों के फल लगते हैं गर्मियों में, तो जो लोग सर्दी वाले स्थान पर रहते हैं तो वहां से वो कहाँ जाएंगे? गर्मी वाले स्थान पर जाएंगे। तो पेड़ और पौधों पर अलग अलग मौसम में अलग अलग फल लगते हैं, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, यात्रा करते थे। नेक्स्ट है पानी की तलाश में। अब आजकल तो देखो पानी अपने पास चल के आता है, चाहे वो नल के माध्यम से है चाहे कैसे ही है, पानी अपने पास आता है। लेकिन पहले हमें पानी के पास, आदि मानव को पानी के पास जाना पड़ता था, उसको नदी किनारे रहना पड़ता था क्योंकि वहां पानी की सुविधा थी। तो इसलिए पानी की तलाश में भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। अतः ये 4 कारण है। भोजन की तलाश में जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, उनके पीछे पीछे वे आदिमानव घूमते थे। पेड़ों और पौधों पर फल अलग अलग मौसम में आते थे, पानी की तलाश में। इन 4 कारणों के कारण आदि मानव या आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। देखिए नेक्स्ट हमारा बिंदु है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को आखेट खाद्य संग्राहक वस्तुएं मिली है, आखेटक खाद्य संग्राहक वस्तुएं मिली है जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो वस्तुएं कौन कौन सी है? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार मिले हैं। इनसे हमें पता चलता है कि वो इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करते थे, हड्डियों का, औजारों का उपयोग करते थे। ये औजार किस काम आते थे? शिकार करने के काम आते थे, अन्य काम आते थे। तो ये जो खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक वस्तुएं हैं, इनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आदिमानव के औजार है, देखो पत्थर के औजार, ये कुल्हाड़ी है, ये छेद निकालने यानी कपड़े सीलने के लिए ये सुई के रूप में इसका उपयोग करते थे। ये चाकू है। तो इन औजारों का उपयोग हड्डियों, मांस काटने, पेड़ों की छाल काटने, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इनसे भी हमें कि वो
मांस खाते थे, पेड़ की छाल है वो उसको काट कर खाते थे, जानवरों की खाल को उतार करके वो पहनते थे। इन सब के बारे में पुरातत्वविदों को जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है रहने की जगह निर्धारित। देखो उन्होंने रहने की जगह निर्धारित की, इसका पता भी पुरातत्वविदों को चलता है कि उन्होंने किस किस स्थान पर अपना उन्होंने निवास स्थान बनाया, उन्होंने रहना प्रारंभ किया। देखिए और उन स्थलों को कहते क्या है। पुरातत्वविदों को कुछ स्थान मिले हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ स्थान मिले हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के या रहने के प्रमाण हमें मिले हैं। और ये जो स्थान है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ये स्थल क्या कहलाते हैं? पूरा स्थल कहलाते हैं। अब देखो उन्होंने कौन कौन सी जगह निर्धारित की। बहुत से पुरास्थल हमें या पुरातत्वविदों को नदियों व झीलों के किनारे मिले। नदियों और झीलों के किनारे आरंभिक मानव या आदि मानव क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता। और वो कहाँ रहते थे? वे अच्छे पत्थर वाले स्थान पर रहते थे, क्योंकि उनको अच्छे औजारों की जरूरत होती थी, अच्छे नुकीले पेना औजारों की जरूरत होती थी, इसलिए वे अच्छे पत्थर वाले स्थान पर रहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपना स्थान नदियों, झीलों और अच्छे पत्थर वाले स्थानों पर उन्होंने रहना शुरू किया, अपना स्थान निर्धारित किया। और ये जो स्थल है ये क्या कहलाते हैं? पूरा स्थल कहलाते हैं। और इनकी जानकारी किसको मिली है? पुरातत्वविदों को मिली है। अब हम कुछ पूरा स्थल को देखेंगे। देखो आखेटक खाद्य संग्राहक यानी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, जो नक्शे में भी हम देखेंगे रेड त्रिकोण से दिखाया गया है इनको। देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और उशंगी जो कर्नाटक में है, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, उशंगी कर्नाटक में और कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। ये जो 3 स्थल है भीमबेटका, उशंगी, कुरनूल की गुफाएं, ये आखेटक खाद्य संग्राहक यहाँ रहते थे, आरंभिक मानव यहाँ रहते थे। और ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। नेक्स्ट देखिए नव पाषाणिक पूरा स्थल, जिसे नक्शे के अंदर ब्लू वर्ग से दिखाया गया है। बुर्ज होम जो आधुनिक कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, कोल्डिवा और महागढ़ा ये उत्तर प्रदेश में है दोनों स्थल, चिरांद बिहार में है, दाओजली हैंडिंग ये असम में है, असम राज्य में, हलूर ये आपको कर्नाटक, पेयमपली ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये स्थल है, ये सभी नव पाषाणिक पुरास्थल है। इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से राज्य में है और कौन से स्थल है, नव पाषाणिक पुरास्थल है या पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। नेक्स्ट देखिए इन सभी को हम इस नक्शे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पूरा पाषाणिक पुरास्थल दिए गए हैं जो रेड त्रिकोण से दिखाए गए हैं। ये इसमें देखो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर भीमबेटका है, और उशंगी कर्नाटक में, कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, और दाओजली हैंडिंग असम में, चिरांद बिहार में, कोल्डिवा और महागढ़ा ये यूपी में है, और यहाँ पर मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ ये भी आपको याद रखना है जो पाक में है। और यहाँ पर है बुर्ज होम जो आधुनिक कश्मीर में है। तो ये सभी स्थल आपको याद रखने हैं। और ये जो स्थल है ये कौन से हैं? रेड जो त्रिकोण में दिखाए गए हैं ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। अब है नव पाषाणिक पूरा स्थल। ये जो
ब्लू वर्ग में दिखाए गए हैं, ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। और यहाँ देखो पेयमपली, पेयमपली ये तमिलनाडु में है। तो ये सभी स्थल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है देखो महापाषाणिक पुरास्थल। महापाषाणिक पुरास्थल है, ये ग्रीन कलर में इनको दिखाया गया है। आदि चलनपुर ये तमिलनाडु में है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी ये भी आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद में है आधुनिक गांव। आधुनिक गांव कौन सा है? इनाम गांव। इनाम गांव आधुनिक गांव है जो महाराष्ट्र में, इनाम गांव। इसी प्रकार आधुनिक नगर, आधुनिक नगर में ये कोलकाता है, मुंबई है, ये आधुनिक नगर में। तो ये पूरा नक्शा है वो ये जो पूरा मानचित्र है ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कौन से पुरापाषाणिक स्थल है, कौन से नवपाषाणिक स्थल है, कौन से महापाषाणिक स्थल है, आरंभिक गांव कौन सा है, आरंभिक नगर कौन से हैं, और ये कौन से स्टेट के अंदर है, ये सब नक्शा आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। कंपटीशन में जो इस पार्ट में से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इस नक्शे में से ही पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आरंभिक मानव गुफा में रहता था। तो गुफा में क्यों रहता था? अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो धूप से है, सर्दी से है, गर्मी से है, अन्य जंगली जो खूंखार जानवर है उनसे है, उनसे बचने के लिए वह गुफा में रहता था। ये गुफा का चित्र है और ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर देखो गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिल सके। तो गुफाओं में क्यों रहते थे, ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आसान है, बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए। नेक्स्ट है शैल चित्र। शैल चित्र, शैल चित्र देखिए ये शैल चित्र है। जैसे पहले क्या है, लोग जिन गुफाओं में रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं और कुछ सुंदर उदाहरण है जो हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं के चित्रों से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। देखो आरंभिक मानव को न तो कुछ कमाने की चिंता थी, न कुछ खाने की चिंता थी, न कुछ पहनने की चिंता थी। उनको तो न आज के समय जैसे मोबाइल पर हम लगे रहते हैं तो वो भी सिस्टम नहीं था। उनको जो फ्री फ्री थे वो पूरे टाइम, तो उनको जो भी दिखाई देता था सामने, चाहे कोई शिकार कर रहा है तो उसका वो गुफा में चित्र बना देते थे पत्थरों पर। और ये देखो ये हरिण है और इसके पीछे ये शिकारी है। तो इसको देख करके किसी आदि मानव चित्रकार ने इसका गुफा में चित्र बना दिया, पत्थर पर चित्र बना दिया। तो जो पत्थरों पर चित्र मिले हैं, हमें भीमबेटका से भी शैल चित्र मिले हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? शैल चित्र कहलाते हैं। और ये जो इनकी कला है ये शैल चित्रकला कहलाती है। और ये जिन गुफाओं में ये चित्र बनाए गए हैं वो शैलाश्रय कहलाते हैं। वो गुफाएं क्या कहलाती है? जहाँ शैल चित्र बने हैं वो शैलाश्रय कहलाती है। तो ये थे शैल चित्र। नेक्स्ट है मानव ने आग की खोज कैसे की? देखो कहाँ की और उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ये देखो ये दो पत्थर इसने हाथ में ले रखे हैं आदि मानव ने, और जब पत्थरों को किसी आकार देने के लिए, कोई आकार देने के लिए जब ये पत्थरों पर काम कर रहा था तो अचानक एक चिंगारी निकली और उससे इसको थोड़ा अनुभव हुआ, तो उसने इस प्रकार आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। तो इसके साक्ष्य हमें देखो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कुरनूल की गुफा से। आग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कुरनूल की गुफा जो आंध्र प्रदेश में है। राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश से। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अब आग का उपयोग वो किस में करते थे? गुफाओं में प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए। देखो पहले कच्चा मांस खाते थे और अब मांस भूनने, अचानक उनको क्या पता भी मांस भूनने से अच्छा लगेगा। जैसे मान लो आग जल रही है, उसमें से कोई हरिन निकला और वो जल गया, उसको उन्होंने खाया होगा, तब उनको लगा हो यार भुना हुआ जो मांस है वो अच्छा लग रहा है, इसलिए वो मांस को भून कर खाने लगे।
नेक्स्ट है खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वह आग का उपयोग करते थे। पहले बताया जा चुका है, फिर भी देखो कुरनूल की गुफाएं, जहां से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं, ये अच्छी तरह याद कर लेना, राख के अवशेष। और कुरनूल की गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, नाम और तिथियां, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाम और तिथियां। पाषाण काल, जिसमें मानव पत्थरों का उपयोग करता था, चाहे औजार के रूप में है, चाहे अन्य रूप में है, रहने के रूप में, गुफाओं, जो पत्थरों की गुफाएं बनी हुई थी, तो वह जो काल है वो पाषाण काल कहलाता है। और पाषाण काल को देखो तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी पत्थरों का जो काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, तीन भाग कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा। आरंभिक जो काल है उसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल कहा गया। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा और पाषाण। पूरा का अर्थ यहाँ पर प्राचीन है और पाषाण का अर्थ आप जानते ही हैं, पत्थर। इसका समय, पूरा पाषाण काल का समय देखो कितना है। इसका समय 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का समय, यानी 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 BC तक का जो समय है वह कौन सा काल है? पूरा पाषाण का काल है। और मानव ने, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो इसी काल में घटित। मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो इसी काल में घटित होती है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। और इस काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी पूरा पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। देखो, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये सभी फैक्ट इसके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पर्यावरणीय जो बदलाव हमें प्राप्त होते हैं वह जो समय है वो क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं? मेसोलिथ। ये याद रखना है, मेसोलिथ किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल को ही मेसोलिथ कहते हैं। इसका जो समय है देखो मध्य पाषाण काल का, ये है 12,000 साल पहले से, यानी 12,000 BC से 10,000 BC तक। ये जो समय है ये कौन सा है? मध्य पाषाण काल का समय है। और इसको क्या कहते हैं? मेसोलिथ भी कहते हैं। और इस काल की, मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता है? इस काल में पाषाण के औजार बहुत छोटे होते थे। ये जो मध्य पाषाण काल है, इस काल में पत्थर के जो औजार थे वो बहुत छोटे होते थे। देखो, जो पूरा पाषाण काल है उसमें तो औजार है, जैसे आपको नारियल को तोड़ना है तो नारियल को तोड़ने के लिए आदि मानव है वो पूरे पूरे पत्थर को उठा लेता था, बड़े पत्थर को उठा लेता था और उसके ऊपर उठा करके, यानी 2-4 जने लग करके और उस नारियल पर मारते थे और वो टूटता था और उसको खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ और उसने देखा भी ये तो छोटे से पत्थर से भी नारियल टूट सकता है। इस प्रकार उसने छोटे से, यानी पत्थरों के जो छोटे औजार है उनका उपयोग कौन से काल में करना सीखा? मध्य पाषाण काल में सीखा। और करते करते उसका जब वह नव पाषाण युग में आया तो उसका दिमाग इतना विकसित हो गया कि अब वो नारियल को पहले बड़े पत्थर से तोड़ता था, फिर छोटे से। अब पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, अब वो नारियल को ही पत्थर पर मार करके तोड़ लेता है। तो ये कौन सी युग में हुआ? नव पाषाण युग में। तो इस प्रकार मानव का कर्मिक विकास हुआ। तो ये देखो, इस काल में पाषाण के औजार बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ
यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ जो लघु पाषाण जो पत्थरों का उपयोग होता था वो कौन से काल में होने लगा? मध्य पाषाण काल में। इस काल में पत्थर के औजारों में हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे लगे मिलते हैं। उसमें तो यानी पूरा पाषाण काल में तो सिर्फ पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का ही उपयोग होता था। और मध्य पाषाण काल में देखो कितनी प्रगति कर ली मानव, आदि मानव ने हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे भी लगा दिए पत्थरों के औजारों के, जैसे हंसिया, आर्य। इस काल में पूरा पाषाण काल के औजार भी साथ साथ बनते रहे। यानी मध्य पाषाण काल चल रहा है, फिर भी पूरा पाषाण काल के जो औजार है वो भी इसमें साथ साथ बनते रहे। नेक्स्ट देखो, तीसरा जो है युग है वह है नव पाषाण युग। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इस नव पाषाण युग के बारे में हमने जो नव पाषाणिक पुरास्थल पढ़े हैं 10-12, उनको आपको याद रखना है, और इसके बारे में इसी पाठ में हम नव पाषाण युग के बारे में डिटेल से और आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, हमारा बिंदु है बदलती हुई जलवायु। कब जलवायु में परिवर्तन कब आया? लगभग 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले यानी मध्य पाषाण युग में जलवायु में परिवर्तन आया, और उसी वजह से वो जो चेंज हुआ, देखो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल आया। देखो विश्व की जलवायु में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ने लगी तो सर्दी वाले जो स्थान पर लोग रहते थे वो उन स्थानों पर जाने लगे। घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने लगी और मैदानों में घास उगने लगी, और जैसे ही घास उगने लगी तो देखो हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय की संख्या भी बढ़ी। शिकारी लोग भी इनके पीछे पीछे गए और अपना शिकार किया। इस काल में मछली भी खाने का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब जब जलवायु में परिवर्तन आया तो मछलियां भी पानी के अंदर उत्पन्न हुई और लोगों के खाने की स्रोत बनी। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुई। नेक्स्ट है देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग इसी समय यानी 10,000 वर्ष पूर्व, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में ही खेती और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। इस उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व गेहूं, जौ और धान जो अनाज है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही भिन्न भिन्न स्थानों पर उगने लगे, और महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने इन्हें इकट्ठा किया और धीरे धीरे खेती करना सीख लिया। देखो महिलाओं और पुरुषों, बच्चों ने इनको देखा, इनको इकट्ठा किया और उनको अच्छा लगा, उन्होंने इनको खाया और उन्होंने इन पर नजर बनाए रखी भी ये कैसे उगते हैं, किस प्रकार तैयार होते हैं, और फिर उन्होंने बीज इकट्ठे किए होंगे और धीरे धीरे खेती करना वो सीख गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही कौन सा इंपॉर्टेंट बढ़ता है इसमें? सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले किस अनाज की शुरुआत हुई, खेती की कौन सी फसल की शुरुआत हुई? तो वो है गेहूं और जौ की। अब जब खेती करना सीख लिया तो इसके साथ साथ वह पशुओं की ओर आकर्षित हुआ और उसने पशुपालन भी किया। लोग धीरे धीरे अहिंसक जानवरों की ओर आकर्षित हुए। देखो हिंसक जानवरों को तो वो पालते नहीं थे, उनको पता था भी ये हिंसक है और ये अहिंसक है, ठीक है। तो वो अहिंसक जानवरों की ओर आकर्षित हुए, और जब खेती होने लगी तो जानवर भी खेत की ओर या घास की ओर आकर्षित हुए। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये याद रखना है, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। तो वह जानवर कौन सा था? कुत्ता था। कुत्ते के बाद में किसे पाला गया? भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। तो सबसे पहले कुत्ते और उसके बाद में भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया पशुपालन में। इस प्रकार मानव ने खेती करना और पशुपालन करना सीख लिया। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को
बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अब जब खेती करने लग गए, पशु रखने लग गए, तो उनको उनकी देखभाल करने के लिए अब उन्होंने एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, बसना शुरू कर दिया। देखो नेक्स्ट टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। आदि मानव ने या आरंभिक मानव ने अपनी नवीन जीवन शैली कैसे प्रारंभ की। ये देखो पहले वह शिकार पर डिपेंड था, उसके बाद में खेती करना वह सीख गया, पशुपालन करना सीख गया, और अब उसने अपनी नवीन जीवन शैली प्रारंभ की। तो वो किस प्रकार की, देखो खेती करने में समय लगता, इसलिए मनुष्य ने एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। खेती करने में समय लगता था, इसलिए मनुष्य ने एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ किया, क्योंकि बीज बोने, फसल पकने, सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, कटाई करने में समय लगता था, इसलिए उसने एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। और अनाज का भंडारण भी, जो उसको पता था जो अनाज बच गया उसका भंडारण कैसे किया, तो उसने अनाज का भंडारण भी शुरू कर दिया। लोगों ने देखो किस में भंडारण किया, लोगों ने मिट्टी के बर्तनों में, टोकरियों में और जमीन में गड्ढे खोदकर अनाज का भंडारण शुरू किया। अब उनका मस्तिष्क भी देखो विकसित होता जा रहा है आदिमानव का, और उसने देखो भविष्य को सोच करके भी हमें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसने इनका संग्रह किया, भंडारण किया मिट्टी के बर्तनों में, टोकरियों में, और ये पुरातत्वविदों को इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाना। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाना, हमें इनके बारे में कहाँ से या किन स्थानों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए ब्लू वर्ग में पुरातत्वविदों को आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। ये जो स्थल है बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, खोलडीवा है, चिरांद है, इन स्थानों, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, इनसे कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और ये जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये जो स्थल है ये नवपाषाणिक स्थल है, ये याद रखना है। कृषकों और पशुपालकों के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त होते हैं। इनमें देखिए मुख्य स्थान है वो है उत्तर पश्चिम में जैसे मेहरगढ़ आ गया, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, आधुनिक कश्मीर में बुर्ज होम, ये आधुनिक कश्मीर में है। पूर्वी और दक्षिणी भारत में देखो चिरांद आ गया। असम में दाओजली हैंडिंग, ये जो स्थल है यहाँ से हमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य वो प्राप्त होते हैं। इन स्थानों से वैज्ञानिकों को साक्ष्य मिले हैं। पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने यहाँ से मिले हैं। जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो खेती करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, अब मानव ने स्थायी जीवन की ओर, अब आरंभिक जो मानव है वो स्थायी जीवन की ओर है। देखो वे लोग खेती करने के कारण एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगे। अब उनकी मजबूरी थी भी, हम एक स्थान पर हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती करने में लंबा समय लगता था, इसलिए वो एक स्थान पर उन्होंने अपना स्थायी जीवन बनाया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों से झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम कहाँ है, आधुनिक कश्मीर में है बुर्ज होम। यहाँ गर्तवास मिले हैं बुर्ज होम में। गर्तवास किसे कहते हैं, देखो यहाँ हम पढ़ेंगे गर्तवास किसे कहते हैं। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है। इससे स्पष्ट हो गया कि वो अब एक स्थान पर अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि उन्हें बुर्ज होम से झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, और झोंपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है। तो गर्तवास किसे कहेंगे, देखो गर्तवास क्या है। लोग जमीन में घर बनाते थे, यानी गड्ढा खोद करके उसमें घर बनाते थे, और उतरने के लिए उसमें सीढ़ियां होती थी, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। ये गर्तवास का जो उदाहरण कहाँ मिलता है, ये बुर्ज होम आधुनिक
कश्मीर में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज़होम, आधुनिक कश्मीर। अब देखो इन गर्तों में ओखली और मुसल मिले हैं। पुरातत्वविदों को जो बुर्ज़होम से गर्तवास मिले हैं वहां से ओखली और मुसल मिले हैं, जिससे कुछ वस्तुओं को ये पीसते होंगे। और ये साक्ष्य किसके हैं? नवपाषाणी काल के। अलंकृत मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अलंकृत मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हैं बुर्ज़होम से। नवपाषाण युग में औजारों की धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। अब ये जो आपका पेपर बनाया जाएगा, इसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सत्य है या असत्य है। तो फिर आपको ये पूरा पाठ है वो अच्छी तरह से, जब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लोगे तभी उन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो इन देखो, नवपाषाण युग में औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण युग में पत्थर के औजारों का भी निर्माण और प्रयोग होता रहा। यानी नवपाषाण युग में पत्थर के औजारों का निर्माण और प्रयोग साथ साथ होता रहा। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अंतिम जो इसका टॉपिक है वो है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। बहुत ही अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मेहरगढ़ कहाँ है? ये देखो, ये मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ के बारे में हम जानेंगे, यहाँ से क्या साक्ष्य मिला। देखो, मेहरगढ़ पाकिस्तान में ईरान जाने वाले, एक एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। कहाँ मेहरगढ़? कहाँ? ईरान, पाकिस्तान में है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास, ये पूछा जाता है। मेहरगढ़ किस दरे के पास है? बोलन दरे के पास है। एक हरा भरा स्थान है, सुनसान, एक हरा भरा स्थान है, सूखा स्थान नहीं है। यह सबसे पहले, यहाँ सबसे पहले लोगों ने गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये अच्छी तरह याद कर ले में। यहाँ से आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष मिले। कैसे अवशेष मिले? आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष मिले। एक बात देखो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया मिला है। ये देखो, ये मृतक है और ये तो क्या विश्वास इन लोगों का रहा होगा? ये मानते होंगे भी मनुष्य कुछ समय के लिए जीवित रहता होगा या कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, तो या उसकी पसंदीदा जो वस्तु होती थी उसको साथ में दफना। तो जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो तो जो व्यक्ति मरता था तो उसका जितना भी आभूषण है और वो सब कुछ साथ में उसके दफना देते थे, यानी कब्र में मानव के साथ ही दफना देते थे। लेकिन भारत में ऐसे साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं कि उसमें सोना वगैरह कोई दफनाया गया हो। यहाँ जानवर जरूर दफनाए गए हैं, कुत्ता क्या है, जैसे बकरी है। तो बकरी मानव के साथ जो दफनाई गई है वो कहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है? मेहरगढ़ की कब्र से। और मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, ईरान जाने वाले मार्ग पर है। और यहाँ देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पढ़ रहा है, तो अच्छी तरह इसको आप याद कर लें। तो ये हमारा अध्याय 2 था एनसीईआरटी कक्षा 6 का। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छा होगा कि आप इस पाठ को अच्छी तरह समझें और अपने साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।